अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद के जाली डिग्री केस के हवाले से नाअहली का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिग्री केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। अदालत ने दोनों वजारत कानून को हुक्म दिया है कि वो तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करें। केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद, एडवोकेट बैरिस्टर सलाहुद्दीन और अकरम शेख ने अपने दलाइल पेश किए, जिनमें डिग्री के प्रोसेस में मुबैना बेज़ाब्तियों और हक़ाइक़ छुपाने के मामलात पर रोशनी डाली गई। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत से इस्तदा की कि केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक ये मामला सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट पर बहस करना मुनासिब नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 साल से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डिग्री जाली है, लेकिन रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी LLB पार्ट 2-3 में मौजूद थे, ताहम डिग्री के प्रोसेस में कुछ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान एडवोकेट हसन रज़ा पाशा साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाशा साहब, हम देखते हैं कि पहले एक अरसे से इस पर समातों का सिलसिला जारी था और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जो है वो जाली करार पाती है और उनको उनके ओहदे से नाअहल करा दिया गया है। तो ऐसी सूरत में कानूनी हैसियत क्या है इस फैसले की? इस पर अपील कर सकते हैं? जी बिल्कुल कुल अपील तो करने का हक मौजूद है और वो अपील भी करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। लेकिन डिग्री जैली होने या जैली ना होने, ठीक होने, इन तमाम बातों को अलग रखते हुए एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि इससे पहले जब ये डिग्री वाला मामला ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी तो एक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया और हमने उस वक्त ये कहा था कि बेहतर ये होगा कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बेंच से फैसला होने के बजाय इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फैसला करे, क्योंकि आपको पता है कि आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 209 इसी वजह से रखा गया है कि आला तरीन अदलिया के जजेस को मां सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नहीं हटाया जा सकता। सही। तो उसके अगर मिसकंडक्ट किया है या अपने दौराने तैनाती को काम किया है जो बिलो डिग्निटी है और मिसकंडक्ट के जिम्मे में आता है, तो फिर वो उसको अपने ओहदे से हटाया जा सकता है। लेकिन इस केस में जो स्पेसिफिक है, ये अपनी नौइयत का पहला केस है जिसमें इस बुनियाद पे इनको डी नोटिफाई करने की डायरेक्शन जारी की गई कि इनकी जो तैनाती है वो ही गलत हुई है, क्योंकि फेक डिग्रीज की बुनियाद पे इन्होंने वकालत का लाइसेंस हासिल किया और उसी बुनियाद पे उस एक्सपीरियंस पे पहुंचे कि इनको हाई कोर्ट का जज लगाया गया। तो मैं समझता हूं कि ये दो चीजें मजीद अहम है इसमें कि एक तो इसी मैटर पे सिंध हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी थी और उन्होंने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी दिया हुआ था, और उसके अलावा दूसरा वो जो मिस्टर जस्टिस जहांगीरी साहब हैं उन्होंने इनकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया हुआ था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और तीसरा वो खुद एक पिटिशनर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, जिसमें सीनियरिटी के बेसिस पे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया। और आज आपने देखा होगा कि उनके वकला ने यही बात की कि आपके खिलाफ क्योंकि ये फाइल कर चुके हैं, एक पिटिशनर के तौर पे वहां जाते हैं, तो आप इसको ना सुने तो ज्यादा बेहतर, आप इस बेंच का हिस्सा ना बने। लेकिन वो बात पहले भी एक सवाल मेरा ये है कि जब जजेस की तैनाती होती है, आप जो कि माहिर कानून है, आप सीनियर माहिर कानून है, तो हमें जरा इस हवाले से बताइएगा कि जिस वक्त जजेस की तैनाती की जाती है उस वक्त क्या प्रोसेस होता है? क्या जजेस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये डिग्रीज वगैरह होती हैं, इनके हवाले से पूरी तहकीक नहीं की जाती और इसके प्रोसेस नहीं होता कि चेक करवाया जाए कि आया ये जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जा रहे हैं ये जाली हैं या असली हैं? तो इस तरह के मामला अगर होते हैं तो एक जज जो इतने अरसे से इस ओहदे पर फाइज था और वो उस केसेस को भी देख रहा था और बहुत सारे फैसले भी दिए होंगे, तो ऐसी सूरत में फैसलों की क्या हैसियत है? और दूसरा प्रोसेस क्या होता है? ये तो फिर इदारे के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठते हैं कि ऐसे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना पड़ेगा कि बाकी जो जजेस वहाँ पे मौजूद हैं, आया उनकी डिग्री भी असली है या वो भी जाली डिग्रीज लेके फैसले कर रहे हैं? बिल्कुल, आपके
सवाल के तीन हिस्से हैं। जी। पहला हिस्सा तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि मैं भी लाहौर हाई कोर्ट का जज हुआ था हम्म। 2010 में, और मुल्क की तकरीबन 15 से 20 एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत, सब वन बाय वन उन्होंने हमारी तहकीक की, पूरी जो हमारी साबका जिंदगी है उसको उसको उन्होंने देखा। और मैं चूंकि खुद पंजाब बार कौंसिल का मेंबर और चेयरमैन भी रहा हूँ 2004 से 2009 तक, तो वहाँ पे मुझे अमले के एक बंदे ने फ़ोन करके बताया था कि आपकी फ़ाइल को एजेंसीज वालों ने चेक किया है। यकीनन चूंकि उस फाइल में और क्या होता है, हमारी तालीमी असनाद होती हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं, कब हमने एनरोल हुए एज वकील बार काउंसिल में, तो ये सारे छोटी सी फाइल होती है। तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने सारी चेक की है, तो इट मीन्स कि स्क्रूटनी तो एजेंसीज करती हैं। अब उस मैकेनिज्म को अगर इनके केस में स्किप किया गया तो क्यों किया गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और होना चाहिए था, और ये मुमकिन नहीं है। आप देखें कि जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बने, फिर वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बने, फिर वो नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे, तो कोई बहुत ज्यादा ओहदों पे वो फाइज रहे, और लास्टली फिर वो हाई कोर्ट के जज तैनात हुए। तो इन सब चीजों में यकीनी तौर पे स्क्रूटनी होती है, एजेंसीज वेरीफाई करती हैं। अगर आपने छोटे से छोटा ओहदा भी लेना है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल कह लें या असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल कह लें, तो फिर भी स्क्रूटनी होती है। बहरहाल कहीं पे कोई कमी कोताही तो रह गई है, शायद मैं यही समझ। बिल्कुल, ये कमी कोताही तो रही है, और इस पर एक बहुत वाज़ेह दूसरी बात है, ये वो ये है कि इदारे की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठते हैं कि आया ये किस तरह से हो सकता है कि एक शख्स जो है जिसकी डिग्री जाली थी और वो इतने अरसे से इतने बड़े ओहदे पर फाइज था और वो जो है उस पर फैसले भी दे रहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं नाजरीन। आज आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए एमपीए लियाकत अली खान जो थे वो नाका पर मौजूद रहे। पुलिस ने लियाकत अली खान को आगे जाने से रोक दिया। दीगर कौन कौन अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के पहुंचा और किस किस की मुलाकात हो सकी, जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ रावलपिंडी सदाकत अब्बासी से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। सदाकत, बताइएगा कौन कौन आया है, किस किस की मुलाकात हुई, मुलाकात नहीं हुई, क्या मामला था? जी, आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था और उनके रफ़का आज यहाँ पर अडयाला जेल के बाहर जब पहुँचे तो उन्हें दागन नाके पर रोक दिया गया, जिनमें साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तैमूर असलम झगड़ा और उनके साथ दीगर जो थे वो मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तैमूर असलम झगड़ा साहब। सर, बताइएगा, आज फिर मुलाकात नहीं हुई, क्या कहेंगे? लीगली तो मुलाकात होनी चाहिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए, मैंने आज से कोई 1-2 दिन पहले जब इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू हुआ स्काई न्यूज़ पे, तो देखा कि हुकूमत का स्टांस ये था कि इमरान खान की 870 मुलाकातें हुई हैं। 865 दिन तो इमरान खान को जेल में हुए हैं, तो अगर 870 मुलाकातें हुई हैं, यानी कि हर रोज़ किसी ना किसी को इमरान खान से मिलने दिया जा रहा है। ये मजाक है, ये पूरा निज़ाम और ये जो कर रहा है ये अपने साथ मजाक कर रहा है। इस टाइप के झूठ कह के हम पता है क्या क्या कर रहे हैं, हम अवाम का ट्रस्ट स्टेट पे भी ख़त्म कर रहे हैं, और ये जो पुलिस वाले भी खड़े हैं जिनका काम है रियासत की नुमाइंदगी करना लेकिन कानून पर अमल दरामद करना, इनको भी ये कानून तोड़ने पे जो है वो मजबूर कर रहे हैं। अच्छा झगड़ा साहब, ये बताइएगा, पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि मुसलसल आप यहाँ पर मुलाकात की जा रहे हैं, एक दफ़ा भी आपकी मुलाकात नहीं हुई। जी, ये था, एक वक्त में लगता था कि जो है कोई पिक एंड चूज़ हो रही है मुलाकातों की, लेकिन उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली पिछले साल में या पिछले चंद महीनों में तो एक ब्लैंकेट बैन जो है वो लगा दिए तकरीबन। और ये आपको पता है कि ये पाकिस्तान के आइन के भी ख़िलाफ़ है, ये इंटरनेशनल प्रिजन रूल्स के भी ख़िलाफ़ है, ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मुआहदे साइन कर चुका है उनके भी ख़िलाफ़ है। और जो हुकूमत कर रही है, जो हम तो जो है आज 6 लोग आए हैं
हम जो है वो बेसिकली हमें पता है कि मुलाकात होने का तकरीबन कोई चांस नहीं है, लेकिन वो प्रोटेस्ट करना और दुनिया को इस निज़ाम की सही शक्ल दिखाना वो ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइएगा कि पीटीआई जो है वो एहतजाज का रास्ता ही क्यों इख्तियार किए हुए है? आपने नवंबर में भी एहतजाज कर लिया, अक्टूबर में भी एहतजाज कर लिया, सितंबर में भी आपने एहतजाज कर लिया, उसके अलावा मुसलसल पीटीआई जो है वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार किए हुए है, मुज़ाकरात की तरफ मेरे ख्याल में तो पीटीआई जितना हौसला और सब्र दिखा रही है, इससे ज़्यादा जो है वो दिखाना मुश्किल है। अगर कोई आपके पास रास्ता है तो वो दिखा दें। बाकी मुज़ाकरात कैसे होते हैं ये आप सामने कैमरे के सामने देख सकते हैं। अगर ये आपको मुज़ाकरात का माहौल लगता है तो मुझे ये बता दें कि डंडा किसके हाथ में है और पुरअमन तरीके से बात कौन कर रहा है। मुज़ाकरात करने किसने? पॉलिटिकल मुज़ाकरात तो पॉलिटिकल लोगों ने ही करने हैं। नहीं, पॉलिटिकल मुज़ाकरात कर लेंगे, ये भी आप देखिए, हम जो है वो इमरान खान की खातिर और मुल्क की खातिर डिसीजन भी ले लेंगे। लेकिन आपको अगर याद है जो लास्ट टाइम फॉर्मल पॉलिटिकल मुज़ाकरात हुए थे वो ख़त्म क्यों हुए थे? हुकूमत ने कहा था हम आपकी इमरान खान को मुज़ाकरात में जो है वो एक्सेस देंगे और फिर उन्होंने एक्सेस नहीं दी। नहीं, उसमें तो बुशरा बीबी की जो था वो डिमांड थी कि मुझे एक्सेस दीजिए। नहीं, हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी को एक्सेस देनी थी और एक्सेस नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से आज के वक्त में अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं, ये हुकूमत तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ना सेनेट में या नेशनल असेंबली में रूल्स के मुताबिक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट करने के लिए तैयार है। तो ये किस किस्म के मुज़ाकरात? अच्छा, मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल मुज़ाकरात की भी तरफ नहीं जा, अगर हो जाते हैं आपके तो क्या डिमांड क्या होगी, मुतालबात क्या होंगे आप? यार डिमांड तो सिंपल है। डिमांड तो जो है मेरे ख्याल में ब्लैक एंड वाइट है। पाकिस्तान को आइन और कानून के रास्ते पे लाएं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इंसाफ दें। मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ इमरान खान को इंसाफ दें या इमरान खान को जेल में निकालें। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इंसाफ दें, पाकिस्तान की जमहूरियत बहाल करें। जो अगर आपने एहतसाब करना है कि जो गुनाह हुआ है तो फिर आए ना, ये 8 फरवरी के इलेक्शंस भी खोलें। अच्छा, इससे आगे जाना है, आपके जहन में कोई और जो है वो नुस्खा है सॉल्व करने का, बता दें ताकि उस पर बात करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि राना सनाउल्लाह या याज सादिक या कोई भी जो बंदा है वो सिर्फ आके कहे कि आए और मेज़ पे बैठे, जब ये क्लियर ना हो कि उनके पास कोई इख्तियार है, कि उनके पास कोई प्लान है। जब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान में एक एक बच्चे को पता है कि वो खुद गैर कानूनी तौर पे अपनी सीटों पे बैठे। ये सारे जो है यहाँ से वापस जो है इस वक्त रवाना हो गए हैं। उनका यही मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई से मुलाकात उनका कानूनी और आइनी हक है, उनको मिलना चाहिए और बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात करवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया। सदाकत अली हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब आपको बताएंगे मुशर्रफ ज़ैदी जो कि वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं ब्राए फॉरेन मीडिया, उनकी जानिब से एक निजी टीवी चैनल, इंटरनेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया गया है और उसमें उन्होंने बताया कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी एलान पीआईए की निष्कारी का मामला अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। ज़राए के मुताबिक चारों कंसोर्शियम के ऑफिशियल्स और पीआईए के आला हुकाम ने हाल ही में अहम इजलास किया जिसमें तमाम ज़रूरी रिकॉर्ड और तफसीलात फराहम की गई। कंसोर्शियम की जानिब से हर रोज़ रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है ताकि 23 दिसंबर को बोली के जरिए सबसे ज़्यादा पेशकश करने वाले ग्रुप को पीआईए के मुंतकिली का फैसला किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कंसोर्शियम को पीआईए के मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन, डोमेस्टिक और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के रूट्स, अमले और दीगर अहम तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पीआईए ख़रीदने वाले कंसोर्शियम की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस शफाफ अमल के तहत बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर भी किया जाएगा। पीआईए के पास इस वक्त 34 तैयारे और 90 से ज़ायद रूट्स हैं। निजकारी के इस अमल के बाद मुल्की फ़ज़ाई सनत में मुमकिन तब्दीलियों और मुस्तक़बिल में पीआईए सरमायाकारी के इम्कानात पर अवाम और माहिरीन की नज़रें जमी हुई। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कैप्टन आसिम नवाज़ ने, सेक्रेटरी जनरल है एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि इससे पहले भी एक दफ़ा ये बोली का अमल रखा गया था पीआईए का, लेकिन उसमें लोगों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जो लोग उसमें शामिल थे। तो अभी क्या तरीक़ाकार होगा इसका? थैंक यू वेरी मच मैम। तरीक़ाकार की बात तो बाद में करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी कौमी एयरलाइन है, हमारा अपना सासा है। बजाय इसके कि इसको ये गवर्नमेंट नीलाम करती, पहला इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इसको चलाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। आप मैं थोड़ी सी माजी की बात करूं, 2019-20 के दौरान एक एयर मार्शल आए थे अरशद मलिक। उस दौरान ये एयरलाइन विद ऑल दी ऑड्स
with all the union pressure, with everything against the PIA, this was running in profit. तो इसका मतलब है कि इसमें पोटेंशियल है, प्रॉफिट में चल सकती है। सिर्फ ये है कि इसको ऑर्गेनाइज करना है। अभी जहां तक बोलियों को तल्लक है वो होता रहे। आपको ये मैं बता दूं कि बाकी एयरलाइनें पाकिस्तान में प्रॉफिटेबल हो रही हैं, तो ये PIA क्यों नुकसान में जाती है? इसके ऊपर ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर बढ़ा। हाँ जी, आप इन चीजों पे आए ना, उसके बाद आपके जो पॉलिटिशियंस है दे कैन नॉट रन दी एयरलाइन प्रोफेशनल रन करते हैं। अगर आपको पाकिस्तान में प्रोफेशनल नहीं मिलते तो आप जैसे एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है, बाकी एयरलाइन है, उन्होंने बाहर से गोरे हायर किए हुए। हमारे यहाँ लोगों में प्रोफेशनल कैपेसिटी काम करने की है, लेकिन उनमें ऑनेस्टी नहीं है। गोरे हमारे से कम लायक होंगे, लेकिन कम से कम वो ऑनेस्ट है, वो प्रोफेशनल बंदे को जॉब पे रखेंगे, वो शॉर्टकट नहीं मारेंगे और उनको इंटरनेशनली कोई प्रेशर भी नहीं होगा, तो वो काम करेंगे। तो इस एयरलाइन को चलाए बजाय इसके कि इसकी 23 को गोलियां देते रहे। ये तो मकसद है कि बंदर बांट हो जाएगी सारी की सारी। ये एयरलाइन चल सकती। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल ले लें। हमारे पास प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, इंटरव्यू भी हो जाते हैं MD PIA के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, उनको नहीं रखा जाता और फिर वो जो सिफारशी पर्ची वाले वहां जाके MD बन के बैठ जाते, CEO बन के बैठ जाते। एयरलाइन नहीं चलती। तो जब आप सिफारशी बंदों को हवाले एयरलाइन करेंगे तो वो अपने बॉसेस को खुश करने के लिए उनके बंदे भर्ती करते रहेंगे। पर एयरक्राफ्ट दुनिया में ऐसे होता है कि कितने बंदे होने चाहिए, हाउ मेनी वर्कर्स पर एयरक्राफ्ट। यहाँ से उससे 10 टाइम है पाकिस्तान के अंदर। तो वो वर्कर ही जो आपने एम्प्लॉइज है वो भी एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं इस एयरलाइन के ऊपर। आसिम नवाज साहब, ये जो कहा गया है कि रिटायर मुलाजिमीन की पेंशन जो है वो नई इंतजामिया जो भी खरीदेगी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? तो इस तरह तो झोल नहीं पड़ जाएगा? नहीं, वो तो बेचारे मारे जाएंगे जिन्होंने 20-20, 30-30 साल नौकरी की, उनको पेंशन तो मिलनी चाहिए। तो जो लोग एयरलाइन खरीदेंगे, देखो ना, इनकी पेंशन का, इनकी प्रोटेक्शन तो लोगों की जो एम्प्लॉइज है बड़ी जरूरी है। तो जो खरीदेगा वो डेफिनेटली इनकी पेंशन देगा, या तो फिर ना खरीदे। और दूसरी बात ये कि टोटल शेयर तो नहीं बिकेंगे ना। इसके कोई फॉर्मूला आता है वो तो 49% शेयर दे दे। जो पाकिस्तान के अंदर आता है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसके शेयर फ्लोट करे और जो शेयर होल्डर है उन्हीं की मैनेजमेंट हो। जिनका पैसा इन्वेस्ट होगा, जिनका पैसा लगा होगा, अगर वो ही मैनेजमेंट में बैठे हैं तो ये एयरलाइन चलेगी, लोगों को पेंशन भी मिलेगी और प्रॉफिटेबल भी होगी इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, ये कहिएगा कि अवाम जो है वो शफाफियत के अमल के हवाले से बड़ी इस पे ज़ेरे गौर है कि ये जो निजकारी का अमल किया जा रहा है या बोली लगाई जाएगी, इसमें शफाफियत कितनी होगी? शफाफियत 0% होगी। ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, कोई शफाफियत नहीं होगी, बदल बांट होगी। इन्होंने ऑलरेडी आपने जो है ना शेयर रखे होंगे कि तुमने इतनी बोली देनी, तुमने पाकिस्तान में जहां भी बोली होती है वो बोली देंदा सारे मिले होते हैं गवर्नमेंट चूना लगाने के लिए। अच्छा, ये कहिएगा कि आपके तजुर्बे की रोशनी में हुकूमत और नए खरीदारों को कौन से फौरी इकदाम करने की जरूरत है? नए खरीदारों को सबसे पहले इकदाम ये करें कि देखें कि पाकिस्तान की एसेट्स कितनी PIA की। इनके एक होटल अरबों रुपए का है, तो ये जब खरीदार आएंगे तो वो टोटल पेमेंट नहीं करेंगे, वो इनके बुक वैल्यू। बिल्कुल ठीक है। कैप्टन आसिम नवाज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। कह रहे हैं कि शफाफियत का जो अमल है वो 1-2% ही होगा, जो कि बहुत ही हैरान कुन और मेरे ख्याल से तशवीशनाक बात है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी शहरी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब पेट्रोलियम लेवी भी जो है उसकी मद में मजीद भारी बोझ डालने की तैयारी की गई है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की वसूली का हदफ 1468 अरब रुपये मुकर्रर किया। इसी पर बात करेंगे डॉक्टर नदीमुल हक साहब, जो कि माहिर मईशत है। डॉक्टर साहब, जो अवाम है वो मजीद महंगाई की चक्की में पिसने को तैयार हो जाए फिर? जी देखिए, महंगाई अपनी जगह सिंपल सी बात है कि हमारी हुकूमत के खर्चे बहुत ज्यादा हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई फ्लाईओवर बनाने हैं, कोई नई फोर्स बनानी है, कोई नई चीज बनानी है, कोई नए दौरे करने हैं, तो इसके खर्चे कहीं से तो आने हैं। तो IMF ठीक कहती है भाई टैक्स लगाओ लोगों पे। अगर लोग टैक्स देने को तैयार है तो लगाते जाओ, क्योंकि खर्चे तो बढ़ाने हैं आपने। या तो खर्चे कम करें, खर्चे हम कम करना नहीं चाहते। बाकी चीजें हमारी हुकूमत ये भी नहीं चाहती कि अपना काम करे, वो कहती है IMF कह रही है। तो भाई इनको किस लिए रखा हुआ है, ये क्या काम कर रहे हैं? पॉलिसी बनाना हमारे मिनिस्टर का काम है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का। वो पॉलिसी क्यों नहीं बनाते और वो क्यों IMF के कंधों पे बोझ डालते हैं? अगर IMF ने पॉलिसी बनानी तो फिर इनको कहें जी बस ठीक है, उनको बनाने दें, IMF को ठेका दे दे। सिंपल बात है। ठीक।
डॉक्टर साहब, हुक्मरान जो है वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं 2026 जो है ये तो नौजवानों का साल होगा, इसमें मजीद नौजवानों के लिए बेहतरी आएगी। अभी लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं जो कि करोड़ों रुपए के हैं। तो ये पॉलिसी की जो आपने बात की है, बहुत बेहतरीन ये बात की है। जो पॉलिसी मेकर हैं वो इनको नहीं बताते कि हमारे खजाने में इतना कुछ है ही नहीं है जितने बड़े दावे आप कर रहे हैं? देखिए जी, बात सिंपल है, ये मीडिया का काम है, ये आप लोगों का काम है बताना। आप लोग करते हैं हमें बुला के और कहते हैं बस हमने बता काम को अपना खत्म कर लिया। आप लोग ना रिसर्च करते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं क्या करना है। मैंने अपनी आर्टिकल अभी रिसेंटली लगाया है कि पिछले 25-30 साल से, बल्कि ज्यादा लगा सकता हूँ, 25-30 साल का मैंने हिसाब लगाया है। शौकत रिजवी ने भी कहा था कि अगला साल नौजवानों का साल होगा, अगला साल ये होगा, अगला साल ये होगा। डार साहब ने भी कहा था, उसके बाद हफीज शेख ने भी कहा था, उसके बाद शौकत तरीन ने भी कहा था। हर फाइनेंस मिनिस्टर, हर बंदा दो बातें कहता है, हर हुकूमत दो बातें कहती है। IMF ने मुझे कहा, और दूसरा अभी देखें सब ठीक हो गया, स्टेबलाइजेशन आ गई है। मुझे बताइए कितनी दफा आप मीडिया वाले ये बातें सुनेंगे? क्या आप ये लगा के क्यों नहीं उनको बताते कि भाई आप हर बार एक ही बात कहते हैं और कुछ होता नहीं है? तो ये वजह क्या है? इन्वेस्टमेंट अगर आप देखिए आपकी गिरी हुई है, आपकी ग्रोथ गिरी हुई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट गिरी हुई है। पर मसला ये है कि आपके मीडिया के लोग जो हैं, आप लोग कभी रिसर्च करके बात ही नहीं करते। आप लोग सिर्फ 5 मिनट प्रोग्राम इकोनॉमिक्स करते, उसके बाद भूल जाते, उसके बाद डॉक्टर साहब, हमारा तो काम ये है ना कि सवाल करना। मीडिया सवाल करता है, मीडिया आवाज उठाता है, मीडिया अब लोगों के दिमाग में जाकर तो नहीं डाल सकता ना कि ये चीज कैसे करनी है। हुक्मरानों को जाकर तो नहीं हम बता सकते। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीमुल हक हमारे साथ मौजूद थे। और सर, रिसर्च के साथ भी बताते हैं, वो आपकी रिसर्च हमसे बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम आपको बिठाते हैं। अगर सारी रिसर्च करके हम बैठ जाएंगे तो फिर माहिर मईशत से हम क्या पूछेंगे? आप हमसे बहुत सीनियर हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम आपको बुला के सवाल पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में सोना एक बार फिर महंगा हो गया है। एक दिन में फी तोला सोने की कीमत में 2200 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कीमत 4,55,762 रुपये तक पहुंच गई, जबकि 10 ग्राम सोना 1,800 रुपये महंगा हो गया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है जनाब वाइस चेयरमैन है सराफा एसोसिएशन के हमाद मकसूद गुल साहब। साहब, बहुत शुक्रिया अब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि आजकल सोने का बोलबाला है, सोने की बातें की जा रही हैं, जेवरात की बातें की जा रही हैं। सोने का रेट जो है वो आसमान को छू रहा है और प्रेडिक्शन भी की जा रही है कि 2026 तक सोना जो है वो 5 लाख रुपए तोला तक चले जाएगा। तो क्या समझते हैं आप, प्रेडिक्शन सही होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सूतो न्यूज़ के सारे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल सोना हो रहा है जी, शादियों का सीज़न है, दिसंबर है, माशाल्लाह लोग जो हैं अपने बच्चों की शादियां करते हैं। और ऑब्वियसली हमारे काम के अंदर जो सोना है वो मेन चीज़ है। बच्चों को लोग जेवरात जो है गिफ्ट करते हैं, बनाते हैं। और रही बात आपने गोल्ड की प्राइसेस की जी, गोल्ड की प्राइसेस जी ये कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि स्टेबल आजकल इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं कि यानी कि कल इसकी प्राइस और थी, आज और है। अभी आपने 4,55,000 का बताया, अभी लेटेस्ट इसकी प्राइस है 4,58,500। माय गॉड। तो ये विद इन अ मिनट्स जो है ना ये फ्लक्चुएट कर रही है प्राइस जो है ना। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि लोग समझते हैं कि गालबन के प्राइसेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर कोई गोल्ड की प्राइसेस जो हैं ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। असल में इसका जो तरीकाकार है वो इंटरनेशनली जो है ना, गोल्ड की प्राइसेस जो हैं, जो अमेरिकन स्टॉक्स जो हैं, ड्यू जोन जहाँ पे गोल्ड का रेट आता है पर ऑन्स का, उससे ये कन्वर्ट होके डॉलर से कन्वर्ट होके देन ये पाक रुपीज़ में कन्वर्ट होके जो है ना प्राइसेस निकलती हैं। और जूं मार्केट जो है अप जाती है तो गोल्ड अप चले जाता है। अगर मार्केट नीचे आए, जैसे कि अभी 4322 चल रही है, लेट्स से कि अगर अगले आधे घंटे में मार्केट $20 माइनस में चले जाएगी तो ऑब्वियसली 2000 जो है ना लेस कर जाएगा। तो इसी तरह जो गोल्ड की जितनी जी कीमत है वो टोटली डिपेंड कर रही है इसके जो है ना मार्केट के ऊपर, जो फ्लक्चुएशन है उसके ऊपर। दूसरा आपका जो सवाल था मोहतरमा के 2026 में माइट भी पॉसिबल कि ये क्लोजिंग तक की, ईयर क्लोजिंग में ही ये चले जाए, कोई भी गेस नहीं कर सकता। क्योंकि मार्केट की गोल्ड की जो डिमांड है इंटरनेशनली, स्पेशली फॉर जो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, जो हमारे जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उसमें स्पेशली चाइनीज़ बैंक हो गए, अमेरिकन बैंक्स हो गए, तो ये गोल्ड को हमने बड़े गौर से देखा है कि ये जो इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं उसको बाय कर रहे हैं। तो जब इंटरनेशनली बैंक्स गोल्ड को बाय करेंगे तो ऑब्वियसली जो लोग हैं
जो वो भी बाय करेंगे, तो Right. इसलिए इसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा और उसकी प्राइसेस ऊपर चलेगी। ठीक है। अच्छा आवाज साहब, जैसे कि बाकी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कोई टीम मौजूद होती है, वो देखती है कि जो रेट्स हैं लोग अपनी मर्जी से तो नहीं लगा रहे। जैसे हम देखते हैं कि आए रोज़ गोल्ड की कीमत कभी बढ़ रही होती है, कभी कम कर रही होती है। तो पाकिस्तान में गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलर्स के हिसाब से कोई टीम है जो इसको देखती है कि ये जो रेट्स हैं रेगुलेट किए जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे? जी मोहतरमा, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है हमारी गोल्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड। हमारी बड़े अरसे से ही डिमांड है कि जिम्स एंड ज्वेलरी की गोल्ड इंडस्ट्री जो है हमारी, जो सराफा जिम्स एंड ज्वेलरी है, इसकी एक ना रेगुलर अथॉरिटी होनी चाहिए। बड़ी ही बदकिस्मती है कि अरसा जब से पाकिस्तान बना है ये तरीका जो गोल्ड का ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन इसको बड़ी ही बदकिस्मती है कि कोई अथॉरिटी रेगुलेट करने वाली नहीं है। इसका जो सबसे मेन चीज़ जो है हमारे गोल्ड की जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ही नहीं मौजूद। और जो SOPs तो वो एक है, बंदा शुरू से दुकानदार के पास कस्टमर आता है, ख़रीदता है, वेट करता है, उसको वेट के हिसाब से, उसको रेट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इसी तरह सेलिंग परचेजिंग होती है। लेकिन जो आपने अभी तवज्जो दिलाई और सवाल भी पूछा जो कि बड़ा अच्छा सवाल है, और हमारा बड़ा ही गवर्नमेंट से हम्बली और दरीना मुतालबा है कि खुदारा के गोल्ड की जो है ना रेगुलर अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि गोल्ड एक कमोडिटी है और प्रीशियस मेटल है। और जैसा कि आप गाहे बगाहे प्रोग्राम करती हैं, गोल्ड के ऊपर पूछती हैं, और दुनिया भी इंटरेस्टेड है कि गोल्ड जो है इतना महंगा होता जा रहा है, तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी हो गया है और वक्त का तकाजा भी यही है कि इसके ऊपर गोल्ड की रेगुलर अथॉरिटी होनी चाहिए जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और SOPs के तहत चलाए। बिल्कुल, और ये सवाल जो है बड़ा अहम है, और आपका ये जो मेरे ख्याल से मुतालिब भी बहुत अहम है कि गोल्ड के हवाले से अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको रेगुलेट करे, वो देखे क्या आया, इस पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। हमाद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।